हेलो साथियों। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में भी मैं आप सभी को यहाँ पर जो है 60 प्लस यानी कि यहाँ पर मैं आप सभी को 60 प्लस क्वेश्चन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाले चैप्टर से कराने वाला हूँ। इसके पहले जो चैप्टर हुआ था आप सभी को पता है सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन और रिग्रेशन से मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उस क्लास के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास जो आपकी 1 घंटे की हुई थी उसमें शायद 50 से 60 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए थे। 30 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पर जो आपका तीसरा चैप्टर है यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी वाला, उसके यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सारे। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है आप सभी लोगों के लिए कि मैं जो क्वेश्चन लूं यहाँ पर 50 से अधिक ही क्वेश्चन रहे, क्योंकि आप सभी लोग अगर 1 घंटे यहाँ पर दे रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर क्लास 1 घंटे के लिए क्वेश्चन में आपको 10 ही 20 कराऊं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन में जो चीज एक्स्ट्रा मिलेगी यानी कि जो आप सभी को एक्स्ट्रा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी बताऊंगा। तो 50 क्वेश्चन और जो ज्यादा जानकारी आपको दी जाएगी, अधिक जानकारी, उससे आपके 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि क्वेश्चन आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिए जाएं। ठीक है, बस आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, के अलावा इसका ऑफर भी आज से एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कूपन आज रात 12 बजे तक आप अप्लाई करके जो है यहाँ पर 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि बोनस के रूप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ये सब फ्री में यानी कि 25 एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, स्टैटिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे कम टाइम में रिवीजन करने के लिए, और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला नोट्स भी मिल जाएगी। ये सब कुछ इसके साथ कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आज से प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है, यानी कि अगर आप चाहें तो इनके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि प्रिंट निकलवाने के चक्कर में मत पड़िएगा, मोबाइल के हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। मोबाइल में बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन स्क्रॉल करके पूरा एक क्वेश्चन एक बार मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है, उसको स्क्रॉल करके दूसरा आप साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप पैसे बर्बाद मत करिएगा, जितना हो सके मोबाइल में ही कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी आज से मैंने प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सभी को जो है एलवी क्लासेस ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी को पता है इस समय आपको यूनिट वाइज कराया जा रहा है। पहले मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन कराए थे, तो हो सकता है एक आधे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि आपने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर आपको याद है या नहीं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, तो इस पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन पर यहाँ पर आपको विशेष फोकस करना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक असममित बंटन यहाँ पर, ठीक है, के लिए जो है माध्य यानी कि मीन, इसके अलावा माध्यिका यानी कि मीडियन और बहुलक यानी कि मोड के बीच क्या संबंध होता है। लेकिन पहले ही बोल दिया गया एसिमेट्रिक, यानी कि यहाँ पर असममित बंटन की बात हो रही है। ठीक है, असममित बंटन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, माध्य माइनस बहुलक। माध्य को x बार से लिखते हैं, बहुलक को z से लिखते हैं। ठीक है, बराबर होता है आपका 3 माध्य और माइनस होता है मीडियन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर मैंने बताया, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस माध्यिका। और इसके अलावा आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर यानी कि z बराबर होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 माध्य, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 यहाँ पर समांतर माध्य हो जाएगा गुणे में। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं आपके असममित कंडीशन के लिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिया गया, एक तो यही दिया गया आपका पहला वाला विकल्प, ध्यान दीजिए, मीन माइनस मोड, यानी कि आपका माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, मीन को ही मैंने x बार से लिखा है, ठीक है, मोड को मैंने z से लिखा है, मीन को यहाँ पर मैंने x बार से लिखा है और इसको मैंने m से लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वही चीज है यहाँ पर दी गई है, ये वाला हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दूसरा भी दिया गया यानी कि मोड बराबर आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर डी में दिया गया बोथ, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर सममित बंटन की बात होती तो सममित बंटन में आपका माध्य जो होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर असममित की बात हुई थी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सममित की बात होती तो उसमें तीनों यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया है, तो 2, 4 और 8
का गुणोत्तर माध्य यानी कि आपसे ज्यामितीय माध्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर 2 दिया गया है, 4 दिया गया है और इसके अलावा 8 दिया गया है। 3 संख्या है तो पावर में कितना लग जाएगा, 1/3 लग जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 दूना 64 हो जाएगा। पावर में कितना है, 1/3। आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 की पावर 1/3। पावर से पावर कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर हो सकता है क्वेश्चन आए तो अंक आपको बदल के मिल जाए, तो कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है, क्वेश्चन रटने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्शन के मापों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो आपका डिस्पर्शन है, जो माप है, उसके संदर्भ में इन चारों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो चारों पढ़िए पहले। क्या कह रहा है कि मानक विचलन जो है यहाँ पर हमेशा माध्य से कम होता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मानक विचलन जो है वो हमेशा माध्य से कम नहीं होता है। फिर कह रहा है कि चतुर्थांश विचलन जो है वो सीमा पर आधारित होता है। यहाँ पर जो आपका चतुर्थांश विचलन होता है यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन होता है, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q3 माइनस Q1/2 ये होता है, Q3 माइनस Q1/2। तो यहाँ पर जो है Q1 और Q2 क्या ये रेंज है, परास तो है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका सीमा यानी कि रेंज पर भी निर्भर नहीं करता है। अगला कह रहा है कि मानक विचलन मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। ये बात सही है, लेकिन पैमाने के परिवर्तन से नहीं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये विकल्प आपका सी नंबर जो है सही हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है यानी कि जो मानक विचलन होता है, ये आपका मूल बिंदु में परिवर्तन, मूल बिंदु में परिवर्तन का मतलब भी मैंने बताया है कि कोई भी चीज प्लस या माइनस की जा रही है, ठीक है, तो उससे स्वतंत्र होता है। यानी कि आप अगर मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पैमाने में परिवर्तन का मतलब गुणा और भाग से है। अगर आप किसी संख्या से स्टैंडर्ड डेविएशन में गुणा या भाग करते हैं तो वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। डी में क्या कह रहा था कि प्रसरण जो है वो मानक विचलन का वर्गमूल होता है। प्रसरण जो होता है यानी कि जो वेरिएंस होता है आपका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग होता है, वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो वेरिएंस है ये मानक विचलन का वर्गमूल है, तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। अगला कह रहा है कि यदि दो अवलोकनों यहाँ पर दिया गया है ए और बी का अंकगणितीय माध्य यहाँ पर आपको दिया गया है 10 और ज्यामितीय माध्य दिया गया है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है 8, तो उनका हार्मोनिक माध्य पूछ रहा है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, gm² बराबर होता है am इंटू HM। अब इसमें जो चीज दी गई है उसका मान रख दीजिए, जो नहीं दिया गया है वो यहाँ से फाइंड कर लीजिए। देखिए आपको am दिया गया है यानी कि am का मान हो जाएगा 10 और gm दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। और आपको hm नहीं पता है तो hm आप ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 10 आपका इधर बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा hm। ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, यानी कि मान कितना आ जाएगा, यहाँ से hm का मान जो है वो 6.4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी बंटन का बायां ध्रुव जो आपका यहाँ पर लेफ्ट टेल है ये लंबा, तो बंटन की विषमता कैसी होगी। यहाँ पर बंटन की विषमता, देखिए अगर विषमता की बात करूं, अगर वक्र आपका घंटी नुमा बना हुआ है, कैसा है, घंटी नुमा, तो अगर वक्र आपका घंटी नुमा है तो इसका मतलब कैसा होता है, सममित। अगर यहाँ पर वक्र जो है वो घंटी नुमा बना है यानी कि घंटी जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है कैसी विषमता होगी, सममित विषमता होगी। लेकिन आपका जो वक्र दिया गया है, अगर इसकी पूंछ राइट साइड में जा रही है, वक्र की पूंछ राइट साइड में जा रही है, तो यहाँ पर जो है कैसी विषमता होगी, ये आपकी यहाँ पर जो है धनात्मक विषमता हो जाएगी। ये याद रखिएगा, कैसे विषमता होगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव विषमता होगी। और अगर वक्र की पूंछ जो है वो बाईं तरफ आ रही है तो फिर कैसा होगा, फिर ये नेगेटिव विषमता हो जाएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब घंटी नुमा होगा तो विषमता सममित होगी, जब पूंछ इसकी राइट साइड में जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, जब इसकी पूंछ लेफ्ट साइड में आएगी तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बायां ध्रुव लंबा है, यानी कि बाईं तरफ वाले ध्रुव की बात कर रहा है, ये लंबा है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक रूप से विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी आवर्ती बंटन का वक्र जो है वो सामान्य वक्र की तुलना में अधिक चपटा है तो इसे क्या कहा जाता है। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा नुकीला है तो आपका कैसा होगा, लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। मध्यम है तो ये मेसोकर्टिक हो जाएगा, और सबसे ज्यादा चपटा है तो ये आपका प्लेटोकर्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, मेसोकर्टिक हो जाएगा और ये आपका प्लेटोकर्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आवर्ती बंटन का वक्र सामान्य वक्र की तुलना में अधिक चपटा है। जो सामान्य वक्र है यानी कि ये मध्य वाला है, इसकी तुलना में भी अधिक चपटा है, और अधिक चपटा है तो फिर कैसा हो जाएगा, प्लेटोकर्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी डेटा सेट के प्रत्येक मूल्य को 5 से गुणा किया जाए तो नए डेटा सेट का मानक विचलन क्या होगा। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में कि इसमें अगर आप कोई भी चीज जोड़ते या घटाते हैं तब तो स्टैंडर्ड डिवीजन का मान नहीं बदलता है, लेकिन जब भी कोई चीज आप इसमें गुणा या भाग करते हैं तब स्टैंडर्ड डिवीजन आपका परिवर्तित होगा। तो आपने 5 से गुणा किया है तो स्टैंडर्ड डिवीजन जितना भी पहले पुराना था उसमें 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुराने मानक विचलन का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो पुराना मानक विचलन था, जो स्टैंडर्ड डिवीजन था, ये वहां पर जो है उसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि डेटा के दो समूहों की तुलना करने के लिए उनकी स्थिरता मापने हेतु किस सांख्यिकीय माप का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। क्या कहा गया, डेटा के दो समूहों की तुलना। जब भी दो समूहों की तुलना की बात हो तो याद रखिएगा वहां पर हम लोग विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, विचरण गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा विचरण गुणांक। इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो CV बराबर होता है सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोवेरिएंस होगा आपका, ये सिग्मा का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन से और बटे में माध्य हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्थिरता के लिए जितना ज्यादा ये कम होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर वक्र स्थिर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 50 है। 10 संख्याएं हैं, उनका माध्य 50 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, हरात्मक माध्य होता है, ये जितने भी माध्य हैं ये आपके मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन इनसे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो अगर समांतर माध्य की बात हुई है तो यहाँ पर 10 संख्याओं का माध्य पहले 50 था, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है तो माध्य में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि माध्य अगर पहले 50 था तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा, 52 यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि चतुर्थांश विचलन की गणना का सही सूत्र। अभी आपको याद हो तो मैंने बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन का जो सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 बटे 2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ दिया गया, ये देखिए Q3 माइनस Q1 बटे 2, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य विचलन यानी कि जो मीन डेविएशन है ये न्यूनतम होता है जब इसे किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो याद रखिएगा मीन डेविएशन जो है आपका ये हमेशा तब न्यूनतम होगा जब ये माध्यिका यानी कि मीडियन के सापेक्ष मापा जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसकी बात हुई है, माध्य विचलन की बात हुई है। मीन डेविएशन जो है आपका यानी कि अगर यहाँ पर आपका x माइनस एक्स बार की बात हुई है, ये जो है आपका कब न्यूनतम होगा, मिनिमम की बात हुई है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसकी माप माध्यिका यानी कि मीडियन से की जाएगी तब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक मध्यम विषम बंटन, ठीक है, के लिए मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, माध्य विचलन यानी कि यहाँ पर मीन डेविएशन और चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन के बीच अनुमानित संबंध क्या होगा। तो आप सभी को याद होगा, तो मैंने पहले भी बताया है आप सभी को, इसको आप क्रम से लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, इसके अलावा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आप सभी को तीनों बताए हैं पहले भी कि इस तरह से आप इसको क्रम से लिख लीजिए। ठीक है,
और क्रम से उसके बाद आप यहाँ पर हमेशा लिख दीजिए, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका 6, फिर होता है आपका 5 और ये वाला हो जाएगा 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी यहाँ पर जो है आपका 5 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये याद रखेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखा गया है, तो आप इस एच डी की जगह पर 4 सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा 4 सिग्मा 5 md 6 qd। देखिए कहाँ पर दिया गया है, पहले विकल्प में 4 सिग्मा 5 md 6 qd। ठीक है, ये संबंध होता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक सतत श्रृंखला में बहुलक यानी कि जो मोड होता है, इसकी गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। मोड ज्ञात करने की बात हुई है, बहुलक ज्ञात करने की बात हुई है, तो फॉर्मूला होता है L प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका F1 माइनस F0 बटे में होता है 2F1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा F2 माइनस F0 और गुणे में हो जाएगा H। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूले में कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए पहला विकल्प दिया गया, देखिए ये L प्लस में क्या है यहाँ पर F1 माइनस F0 जो मैंने लिखा है F1 माइनस F0 बटे में क्या दिया गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए ये दोनों माइनस में है तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लिख सकते हैं या 2F1 F2 माइनस F0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा और गुणे में दिया गया है H, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि यदि 10 अवलोकनों के एक सेट का प्रसरण 16 है तो मानक विचलन क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि जो आपका प्रसरण होता है यानी कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वेरिएंस दिया गया है आपको 16 बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर। तो अगर यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो स्क्वायर इधर आएगा, तो कुल मिला के √16 और √16 का मतलब 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि यदि देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू दी गई है, n2 की वैल्यू दी गई है, आपका x1 बार दिया गया है, x2 बार दिया गया और आपसे कंबाइंड मीन यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको संयुक्त माध्य यानी कि कंबाइंड मीन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको x बार 1 2 लिख सकते हैं क्योंकि दो संख्याएं हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला होगा इसका n1 x1 बार n2 x2 बार और बटे में हो जाएगा n1 प्लस n2। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। मान रखेंगे तो n1 का मान देखिए 40 है गुणे x1 बार का मान 15 प्लस n2 का मान आपका है 60 और गुणे में x2 का मान दिया गया है 25। इसके बाद बटे में n1 प्लस n2 यानी कि 40 और 60, सीधे मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौको 60 यानी कि 600 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 और ये वाला 0 लग जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो 15 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 2100 बटे में हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए 21 यहाँ पर जो है आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंबाइंड मीन आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए कह रहा है कि कुर्टोसिस के माप β2 का मान एक सामान्य बंटन के लिए कितना होता है। कई बार मैंने बताया है, ये रट लीजिए, सामान्य के लिए हमेशा जो β2 होता है आपका वो 3 के बराबर होता है। ठीक है, कितना होता है 3 के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए बात हुई थी, यहाँ पर सामान्य के लिए बात हुई थी। ठीक है, जब भी मैक्सिमम की बात होगी तो यहाँ पर β2 आपका 3 से ज्यादा होता है और इसके अलावा β2 आपका 3 से कम होता है। जब β2 3 से कम होगा तो प्लेटोकर्टिक होगा, जब 3 से ज्यादा होगा तो लेप्टोकर्टिक होगा और जब 3 के बराबर होगा तो मेसोकर्टिक होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक जो है वो मुख्य रूप से इसके बीच होता है। ये भी मैंने पहले आपको बता रखा है कि कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक होता है इसकी रेंज -3 से +3 होती है, ये याद रखिएगा। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक जो होता है
वो -3 और +3 होता है, और -1 और +1 जो होता है ये बाउली का विषमता गुणांक होता है। किसका होता है, याद रखिएगा, जब भी बाउली की बात होगी तो बाउली का जो विषमता गुणांक होता है ये -1 से +1 होता है, और कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक -3 से +3 होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड की गणना करने के लिए किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो सबसे अच्छा या उपयोगी होता है, जबकि दूरियां समान है। पहले तो ये याद रखिएगा, जब भी आपसे औसत दूरी की बात करें, औसत चाल की बात करें, औसत समय की बात करें, तो दूरी, चाल, समय कुछ भी एवरेज ज्ञात करना है तो वहां पर हमेशा सबसे अच्छा माध्य जो होता है आपका हार्मोनिक मीन होता है। ये याद रखिएगा, हरात्मक माध्य जो है वो सबसे अच्छा माध्य होता है। ठीक है, जब भी वृद्धि की बात हो, दर ज्ञात करनी हो, अनुपात ज्ञात करना हो, तो फिर वहां पर ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गति की बात हुई है तो औसत गति के लिए यहाँ पर जो है हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य जो है ये सबसे उपयोगी होगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन का निरपेक्ष माप जो है वो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए रेंज दिया गया है, रेंज आपकी निरपेक्ष माप होती है। ठीक है, यानी कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। विचरण गुणांक दिया गया है, मानक विचरण, देखिए यहाँ पर रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, ये जितनी भी मापे हैं यहाँ पर रेंज हो गया, मानक विचलन हो गया, चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, ये सब की सब आपकी निरपेक्ष माप होती हैं। ये याद रखिएगा, इनका मान यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और विचरण गुणांक जो है ये आपका निरपेक्ष माप नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला अगला कह रहा है कि अंकगणितीय माध्य के लिए लिए गए अवकलनों के यहाँ पर विचलनों का जो योग होता है ये हमेशा क्या होता है। ये तो आप सभी को कई बार बताया गया कि विचलनों का जो योग होता है वो हमेशा शून्य होता है, और अगर इसकी जगह पर विचलनों के वर्गों के योग की बात हो जाए तो वो हमेशा मिनिमम होता है। किसके लिए, अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य के लिए, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम होता है जब इसे किसके संदर्भ में मापा जाता है। देखिए, निरपेक्ष विचलनों का योग शून्य किसके लिए होता है, समांतर माध्य के लिए होता है, लेकिन न्यूनतम किसके लिए होता है, माध्यिका के लिए होता है। ये याद रखिएगा, न्यूनतम किसके लिए होगा, माध्यिका के लिए, और शून्य किसके लिए होगा, समांतर माध्य के लिए। ठीक है, और समांतर माध्य के लिए मिनिमम कब होता है, जब यहाँ पर उसका वर्ग दिया जाता है तब वो न्यूनतम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला कह रहा है कि विभिन्न इकाइयों वाले दो डेटा सेटों की परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए किस सांख्यिकीय माप का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी स्थिरता के लिए बात हो, ठीक है, स्थिरता यहाँ पर ज्ञात करने के लिए रिपीट नहीं हुआ है, वहां पर स्थिरता की बात हुई थी और यहाँ पर परिवर्तनशीलता की बात हुई, तो ये याद रखिए, स्थिरता की बात हो, परिवर्तनशीलता की बात हो, तो वहां पर आपका विचरण गुणांक यूज होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज होगा, ये याद रखेगा। इसके पहले स्थिरता की बात हुई थी, जब भी यहाँ पर विचरण गुणांक कम होता है तो वो अधिक स्थिर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर परिवर्तनशीलता की बात होगी तो भी वहां पर किसमें मापा जाएगा, विचरण गुणांक की याद किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि किन्हीं दो अलग अलग धनात्मक संख्याओं के लिए अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य के बीच क्या संबंध होता है। पहले ही बोला गया है अलग अलग। ठीक है, अगर मान लो यहां पर बोल दिया जाए समान, तो जब भी समान की बात होगी तो समान में आपका हमेशा एम जो होता है वो जीएम के बराबर और एचएम के बराबर होता है, यानी कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अलग अलग हो या फिर असमान हो, अलग बोल सकते हैं या फिर असमान बोल सकते हैं, तो फिर यहाँ पर एम जो है हमेशा जीएम से बड़ा होगा और जीएम जो है आपका एचएम से बड़ा होगा। अब यहाँ पर अलग अलग यानी कि असमान की बात हुई है तो ये वाली कंडीशन आपकी सही होगी, जहां भी दी गई होगी। देखिए, ये दिया गया पहले विकल्प में एम जीएम एचएम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विषमता के बाउले के गुणांक का सही सूत्र, यहाँ पर जो है विषमता के बाउले के गुणांक का सूत्र पूछ रहा है। तो विषमता के जो बाउले के गुणांक का सूत्र होता है वो होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन और बटे में हो जाएगा Q3 माइनस Q1।
ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर बाउले के विषमता गुणांक का। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया, ये आपको दिया गया Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन और बटे में है Q3 माइनस Q1, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण क्या होता है। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रसरण की बात हुई है। याद रखिएगा ये n स्क्वायर माइनस 1/12 यानी कि 12 होता है। किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है प्रसरण की, ठीक है, वेरिएंस की। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो जाती तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका वो n स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रसरण कितना होता है, n स्क्वायर माइनस 1/12 यानी कि 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसी का रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसरण की बात हुई है यानी कि पहला विकल्प n स्क्वायर माइनस 1/12 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि किसी डेटा सेट में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है या जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी डेटा सेट, किसी भी श्रेणी में जो भी अवयव आपका बार बार दोहराया जाता है यानी कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उसे बहुलक यानी कि मोड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बहुलक यानी कि मोड बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि एक चर x का प्रसरण v है तो ax प्लस बी का प्रसरण क्या होगा। a और b यहाँ पर स्थिरांक है, तो अगर इसका आपको प्रसरण निकालना है यानी कि a x प्लस बी, इसका क्या निकालना है आपको, प्रसरण यानी कि वेरिएंस। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो a x और y होते हैं उनके गुणांकों का पहले गुणा किया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x, ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, और x का प्रसरण कितना दिया गया v, तो कुल मिला के ये आएगा a स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x है v, तो a स्क्वायर v बनेगा। a स्क्वायर v आपका ये दिया गया विकल्प नंबर बी में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक के विपरीत बाउले का जो विषमता गुणांक है हमेशा किस सीमा के भीतर होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्ल पियर्सन का जो होता है वो -3 से +3 के बीच होता है और बाउले का विषमता गुणांक -1 से +1 के बीच होता है। तो -1 से +1 के बीच जो है ये बाउले का विषमता गुणांक हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रकीर्णन का कौन सा माप केवल उच्चतम और न्यूनतम मानों द्वारा जो है वो गणना किया जाता है। सभी को पता है जब भी आप रेंज यानी कि परास ज्ञात करते हैं, जब आप रेंज यानी कि परास ज्ञात करते हैं तो आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू का यूज करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर उच्चतम और न्यूनतम मानों से क्या ज्ञात किया जाता है, रेंज यानी कि परास ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर ये दिया गया विकल्प नंबर डी में रेंज यानी कि परास, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि किसी बंटन का दूसरा केंद्रीय आघूर्ण, दूसरा केंद्रीय आघूर्ण यानी कि म्यू2 की बात हो रही है, हमेशा किसके बराबर होता है। तो म्यू2 जो होता है ये आपका हमेशा प्रसरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रसरण यानी कि वेरिएंस के बराबर होता है। ये याद रखिएगा म्यू2 जो है आपका वेरिएंस के बराबर होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है 1/n समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू2 जो होता है ये वेरिएंस यानी कि प्रसरण के बराबर होता है। अगर म्यू1 की बात होगी तो म्यू1 जो है हमेशा 0 होता है, म्यू1 का मान क्या होता है 0, लेकिन अगर म्यू0 का पूछ लिया जाए तो म्यू0 का मान 1 होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि म्यू1 0 होता है, म्यू0 का मान 1 होता है। और दूसरा जो आघूर्ण है ये प्रसरण यानी कि वेरिएंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर विकल्प में क्या हो जाएगा, बी यानी कि प्रसरण, क्योंकि दूसरे के बारे में पूछा गया है जो दूसरा केंद्रीय आघूर्ण यानी कि परिघात होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी आवृत्ति बंटन का वक्र जो है ये सामान्य वक्र यानी कि नॉर्मल कर्व की तुलना में कम नुकीला है, नॉर्मल वक्र की तुलना में कम नुकीला या फिर बोल सकते हैं चपटा है, तो इसे क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया था जब सबसे ज्यादा नुकीला होगा तो उसे लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, जब मध्यम होगा तो उसे मेसोकर्टिक बोलते हैं, और जब चपटा होगा तो उसे प्लेटोकर्टिक बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लेटोकर्टिक।
क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। अभी यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, अब यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक मध्यम विषम बंटन में यदि माध्य 50 है और बहुलक 44 है तो माध्यिका क्या होगी। अभी आप सभी को याद होगा एक फॉर्मूला बताया गया था, z बराबर 3 मीडियन -2 माध्य। इसमें मान रख के देखिए यहाँ पर जो है आपका माध्य दिया गया 50, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50, और बहुलक दिया गया है 44, ये हो जाएगा 44, और माध्यिका आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 100 इधर आके जब ऐड करेंगे इसमें 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 बराबर 3m, यानी कि 3 से अगर इसको आप काट दें तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो 48 आ जाएगी, यानी कि 48 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि एक सामान्य बंटन में जो मानक विचलन होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और जो माध्य विचलन होता है, यानी कि मीन डेविएशन के बीच आनुपातिक संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा जो आनुपातिक संबंध होता है वो आपका मीन डेविएशन जो होता है वो मानक विचलन का 4/5 होता है। मीन डेविएशन जो होता है वो मानक विचलन का 4/5 होता है, ठीक है। और जब यहीं पर क्वार्टाइल डेविएशन की बात होगी तो वो आपका जो है कितना हो जाएगा 2/3। अगला देखिए अगला कह रहा है कि डेटा सेट में माध्यिका, यहाँ पर आप सभी को पता है इसकी माध्यिका, जब भी माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसे आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद 5, 5 के बाद 6 है नहीं, फिर हो जाएगा 7, और 7 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9। टोटल कितने नंबर है 7। जब भी विषम संख्या हो तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका यानी कि मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर संख्या विषम है तब सम होगी, तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बट्टे में होता है 2। अगर यहाँ पर जो ये पदों की संख्या 7 यानी कि विषम थी तब हम लोगों ने डायरेक्ट ये यूज कर लिया, ठीक है। चाहे ये यूज कर लीजिए या फिर इस कंडीशन में आप फार्मूला लगा सकते थे n+1/2। तो ये फार्मूला तब लगेगा जब संख्या यहाँ पर विषम होगी, ठीक है। विषम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आपने गिना, विषम संख्याएं आई तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए। और अगर संख्याएं सम है तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो माध्यिका कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है, ये मान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकीर्णन का माप जो है वो आगे के बीजगणितीय उपचार के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। इनमें से प्रकीर्णन का कौन सा माप जो है वो बीजगणितीय उपचार के लिए जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो रेंज दिया गया, चतुर्थांश दिया गया, माध्य, मानक विचलन। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये प्रसरण पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है आपका बीजगणितीय यहाँ पर उपचार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला देखिए अगला कह रहा है कि ज्यामितीय माध्य यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है इसकी गणना नहीं की जा सकती है यदि डेटा सेट में कोई भी मान, याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन आप तब नहीं ज्ञात कर सकते हैं अगर डेटा सेट में कोई भी मान ऋणात्मक है या शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋणात्मक या शून्य कोई भी मान अगर डेटा सेट में ऋणात्मक दिया गया है, ठीक है, या फिर 0 दिया गया है तो वहां पर गुणोत्तर माध्य ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। शून्य दिया गया तो सीधे सीधे गुणोत्तर माध्य 0 हो जाएगा। यहाँ पर हरात्मक माध्य में भी अगर कोई डेटा सेट में 0 दिया गया तो वहां पर हरात्मक माध्य यानी कि जो हार्मोनिक मीन होता है वो भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। आप सभी को याद होगा अभी मैंने बताया था कि आपको औसत गति ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, समय ज्ञात करना है, तो वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर सीधे आपको अगर औसत गति निकालनी है तो हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। दो दूरियां दी गई हैं तो दो के लिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, 2xy बट्टे में x प्लस वाई, ये हरात्मक माध्य, अगर दो संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे, क्योंकि एक दूरी है 40 किलोमीटर, 40 गुणे दूसरी कितनी है 60, बट्टे में 40 प्लस 60 कर दीजिए, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 छंग 48। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति आवर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चाल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए किलोमीटर प्रति आवर में यहाँ पर ज्ञात किया जाएगा, तो ये आपका 48 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, औसत गति क्या करनी थी, सीधे हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगा देना है, बस मैथ के नियमों का यूज मत करिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है तृतीय चतुर्थांश यानी कि जो Q3 है और प्रथम चतुर्थांश Q1 के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि अंतर चतुर्थांश रेंज बोला जाता है। ये याद रखिएगा कि Q3 माइनस Q1 जो होता है ये आपका अंतर चतुर्थांश रेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो होता है आपका Q3 माइनस Q1 और बट्टे में 2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्वार्टाइल डिवीजन का। तो यहाँ पर जो Q3 माइनस Q1 है इसी को बोलते हैं यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, यानी कि उसको शार्ट में लिखते हैं, देखिए जो ये वाला मान है इसको आप लिख सकते हैं IQR, समझ लीजिएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात हो रही है, बट्टे में 2, तो कुल मिला के IQR बराबर ये इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो 2D। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज है यानी कि जो अंतर चतुर्थांश यहाँ पर परास है ये आपके क्वार्टाइल डेविएशन का कितने गुना होता है, तो याद रखिएगा ये 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये भी एक नया क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी इसे बोलते क्या है, Q3 माइनस Q1 को इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि अंतर चतुर्थांश यहाँ पर परास बोली जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी भी बंटन के लिए माध्य के परितः प्रथम केंद्रीय आघूर्ण हमेशा क्या होता है। अभी मैंने आपको तीनों बताए थे कि μ0 जो होता है इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, जो पहला वाला होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, और जो आपका दूसरा होता है ये आपका प्रसरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले की बात की गई है, तो पहला आघूर्ण जो होगा हमेशा आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा μ1 का मान 0 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। प्रथम में n प्राकृतिक संख्याओं के लिए सीधे फॉर्मूला होता है n+1/2, जो मैंने फॉर्मूला नोट्स टाइप पे प्रोवाइड की है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से आप पेपर से पहले जितनी बार हो सके रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए कितनी संख्या है 9, तो 9 1 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ जाएंगे ना, n का मान सीधे सीधे आपको यहाँ पर 9 रख देना है, बस 9 + 1/2 जोड़ देंगे 10/2, 2 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि किस ग्राफिकल विधि का उपयोग माध्यिका यानी कि मीडियन का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है माध्यिका ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा ओजायु या संचयी आवृत्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने की बात होगी तो माध्यिका के लिए हम लोग ओजायु या संचयी आवृत्ति वक्र यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आयातित चित्र यहाँ पर जो है हिस्टोग्राम की बात हो रही है, इसका उपयोग करके किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का ग्राफिकल रूप से पता लगाया जाता है। तो आयात चित्र के द्वारा जो है यहाँ पर बात की जाए तो बहुलक का पता लगाया जाता है। ठीक है, अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ाया था, जब ओजायु वक्र की बात होगी तो उससे ज्ञात होगी माध्यिका। ठीक है, और जब आयत चित्र की बात होगी, हिस्टोग्राम की बात होगी तो उससे ज्ञात क्या होगा, बहुलक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि n की वैल्यू 10, सिग्मा x की वैल्यू इतनी दी गई है और इसका मान इतना दिया गया, तो डेटा का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है रूट समेशन
एक्स स्क्वायर बटे एन, और माइनस में होता है समेशन एक्स बटे एन का फुल स्क्वायर। इसीलिए मैंने बोला है फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, उससे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए समेशन एक्स स्क्वायर का मान 1000, सीधे सीधे 1000, एन का मान 10, ये हो जाएगा। सिग्मा एक्स की वैल्यू 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और एन का मान यहाँ पर भी 10 रख दीजिए, फुल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए 100 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी कि 36, घटा दीजिए 64 आ जाएगा, वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि विचरण गुणांक की गणना करने का सही सूत्र। विचरण गुणांक अभी मैंने बताया था, कोई वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बट्टे में हो जाएगा मीन और गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसी को चाहे तो सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बट्टे माध्य गुणे 100, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि दो चर x और y स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर इनका योग क्या होगा। प्रसरण का वेग पूछ रहा है, यहाँ पर योग पूछ रहा है, सॉरी वेग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, जब पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं तो ये आता है वेरिएंस ऑफ x, और प्लस में होता है आपका वेरिएंस ऑफ y। ये तो मैंने पहले ही बताया था, अगर स्वतंत्र नहीं होते तो प्लस आपका आगे बनता जाके यहाँ पर 2 वेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्वतंत्र है तो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार जो है वो 50 है और 30 लड़कियों का औसत भार 40 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त भार, यानी कि यहाँ पर भी आपसे कंबाइंड मीन ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक बार मैंने बताया डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे 20 गुणे 50 और प्लस में ये बनेगा आपका 30 गुणे 40 और बट्टे में आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए संख्या कितनी दी गई थी 20 और 30, यानी कि ये हो जाएगा 50। तो ये आएगा आपका, ध्यान दीजिए 100, सॉरी यहाँ पर आएगा 1000 जब गुणा करेंगे। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा आपका 1200 और बट्टे में हो जाएगा 50, जोड़ दीजिए 12 10 22, यानी कि 2200 बट्टे में 50, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 44 kg। ये यहाँ पर औसत यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा आपका संयुक्त माध्य भार आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि केली का विषमता गुणांक 0 है तो इसका क्या अर्थ है। बंटन धनात्मक रूप से विषम है, बंटन ऋणात्मक रूप से विषम है, सममित। यहाँ पर ध्यान दीजिए बंटन जब आपका सममित होगा यानी कि जब सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पर विषमता गुणांक जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके लिए मैंने बताया था धनात्मक कब होता है, जब इसकी पूंछ आपकी राइट साइड होती है, जब पूंछ यहाँ पर बाईं साइड होगी तो यहाँ पर ऋणात्मक रूप से विषम होगा, यहाँ पर सममित होगा तो उस समय विषमता जो होगी वो हमेशा 0 होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब धनात्मक रूप से विषम होगा तो वहां पर हमेशा जो आपका माध्य होगा यानी कि x बार ये अधिक होगा मीडियन से और मीडियन अधिक होगा आपका बहुलक से। ठीक है, और जब ऋणात्मक रूप से होगा तो यहाँ पर x बार आपका हमेशा मीडियन से कम होगा और ये आपका z से कम होगा, और सममित की कंडीशन में हमेशा 0 होती है विषमता। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन 5 है, यहाँ पर डेटा सेट का मानक विचलन कितना है 5, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और इसका अंकगणितीय माध्य दिया गया है, तो इसका CV ज्ञात करिए। तो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था, CV बराबर सिग्मा बटे x बार और गुणे में होता है 100। देखिए सिग्मा की वैल्यू 5, x बार की वैल्यू 20 और गुणे में 100, इसको आप काट दीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25%, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि चरम मानों की उपस्थिति से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो चरम मानों से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो आपका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य होता है,
और सबसे कम प्रभावित कौन होता है? आपका बहुलक और माध्यिका। ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावित समांतर माध्य होता है और सबसे कम बहुलक और माध्यिका। तो यहाँ सबसे अधिक की बात हुई है, यानी कि अर्थमेटिक मीन यानी कि अंकगणितीय माध्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि x और y दो चर इस प्रकार से संबंधित हैं कि y बराबर -3x + 5 और x का मानक विचलन आपको दिया गया है, तो y का मानक विचलन यहाँ पर क्या होगा? देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा y बराबर होता है मॉड ऑफ a और इनटू में हो जाएगा सिग्मा x। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो y बराबर होता है ax + b। तो ये वैल्यू जो है आपकी a की है, जो -3 दिया गया वो किसकी वैल्यू है? a की। तो यहाँ पर अगर इसमें आप -3 रखेंगे और गुणे सिग्मा x का मान आपको 2 दिया गया है और आपको पता है मॉड लगा है तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कभी आ नहीं सकता है। गुणे 2 गुणा कर दीजिए, दोनों का 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी बंटन का चतुर्थांश विचलन जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये 1.5 है और यहाँ पर दिया गया है 90वां और इसके अलावा 10वां प्रतिशतांक, यहाँ पर जो है प्रतिशतक क्रमशः 40 और 10 है, तो यहाँ पर कुर्टोसिस का प्रतिशतक गुणांक जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपसे प्रतिशतक गुणांक पूछा गया है, प्रतिशत कोफिशिएंट पूछा गया है। इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन बटे में हो जाएगा p 90 - p10। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन कितना है? 1.5। 90वां मान कितना दिया गया है आपका? ये आपका दिया गया है 40 और -10वां कितना दिया गया है? 10। तो ये 1.5, 40 से 10 घटा दीजिए 30 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसको भाग करेंगे आप, तो अगर ये 0 काटेंगे तो 0.1 अंक और आगे आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 15 और बटे में 3 से इसको कैंसिल करिए तो यहाँ पर 0 3 × 5 = 15 यानी कि 0.05 जो पहला विकल्प दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 समान दूरियां तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? अभी मैंने बताया था जब भी औसत गति ज्ञात करनी हो तो वहां पर आपको एवरेज यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है? इसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए हार्मोनिक माध्य वाला फार्मूला लगाना है और समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है? संख्या। कितनी संख्या है? 3। मैं सीधे सीधे 3 लिख देता हूँ बट्टे में, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा और प्लस 1/30 हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, हार्मोनिक माध्य निकालने का फार्मूला है संख्या बटे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 यूज करते हैं। इसका प्लासा ले लीजिए तो ये आएगा 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका लाशा आ जाएगा 60, यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो 10 × 60, ठीक है, 20 × 60 और इसके अलावा हो जाएगा 30 × 2 = 60। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 और बटे में 6 3 9 2 11 से इसको भाग करेंगे तो लगभग 16.3 के आसपास कुछ आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया 16.36 किलोमीटर प्रति हावर, यही आ जाएगा यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, भाग करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक धनात्मक रूप से विषम बंटन में माध्य, माध्यिका और बहुलक का सही क्रम, अभी मैंने बताया था जब भी पॉजिटिव होगा तो वहां पर हमेशा मीन जो होता है वो मीडियन से ज्यादा और मीडियन जो है वो बहुलक से ज्यादा होता है। कब? जब पॉजिटिव विषमता होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और नेगेटिव में सेम यहाँ पर विपरीत होता है, नेगेटिव के लिए ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर सही होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सममित होता है तो उस समय 0 ही होती है। इसके बाद आ जाइए, सममित में आपका हमेशा मीन, मीडियन और इसके अलावा मोड ये बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है किसी डेटा सेट का जो दूसरा चतुर्थांश यानी कि जो Q2 है ये हमेशा किसके बराबर होता है? जो दूसरा चतुर्थांश है Q2 ये भी आपका माध्यिका के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मीडियन के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, इसके बराबर होता है, मीडियन के बराबर होता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि 100 अवलोकनों का माध्य यहाँ पर 40 पाया गया।
बाद में पता चला कि अवलोकन 53 को जो है यहाँ पर 83 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य यहाँ पर जो है आपको करेक्ट मीन ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि सही माध्य आपको ज्ञात करना है। और सही माध्य के लिए सीधे सीधे n x बार माइनस गलत संख्या प्लस सही संख्या बटे में n यूज कर लेते, बस मान आ जाएगा। देखिए n का मान कितना है 100, x बार यानी कि ये आपका 40 पाया गया था, तो 100 का गुणा 40 में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 40 और 2 जीरो लग जाएंगे। माइनस गलत संख्या ध्यान दीजिए कितनी थी, 53 को 83 पढ़ लिया गया था, तो गलत हो जाएगा 83, सही हो जाएगा 53 बटे में n का मतलब 100। तो अब ध्यान दीजिए इसको आप घटाएंगे, देखिए 53 इससे घटा दीजिए 30 आ जाएगा, ठीक है, और 4000 से 30 अगर घटा देंगे तो ये 39 70 बटे 100, 2 जीरो काटेंगे दशमलव लग जाएगा 39.7। ये विकल्प नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि खुले सिरे वाले वर्गों की आवृत्ति बंटन के लिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसका कौन सा माप जो है वो सबसे उपयुक्त होता है। किसकी बात हुई है, खुले सिरे। जब भी खुले सिरे वाली श्रेणी होगी तो इसके लिए माध्यिका और बहुलक जो है वो सबसे बढ़िया माप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका दिया गया है आपका, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बहुलक दिया गया होता तो वो सही हो जाता। अगला कह रहा है कि यदि डेटा के एक सेट में 10 अवलोकन और प्रत्येक अवलोकन का मान जो है वो 5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यहाँ पर एक डेटा सेट में 10 प्रेक्षण यानी कि 10 अवलोकन है और प्रत्येक अवलोकन का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर आपसे इसका प्रसरण पूछ रहा है, यानी कि आपसे इसका वेरिएंस पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 10 अवलोकन है, प्रत्येक अवलोकन का मान 5 है। जब भी यहाँ पर सभी अवलोकन समान होंगे यानी कि जितने भी प्रेक्षण जितनी भी संख्याएं दी हैं सब की सब अगर समान है तो वहां पर आपका हमेशा जो प्रसरण होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यही जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा तो वेरिएंस भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कब, जब सभी के सभी मान बराबर हों तब। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जूतों के कारखाने में कौन सा औसत जो है वो सबसे अधिक मांग वाले जूते के आकार को निर्धारित करने में सबसे उपयुक्त होगा। देखिए किसकी बात हुई है, सबसे अधिक मांग वाले जूते के आकार। आप सभी को पता है कि जिसकी मांग सबसे ज्यादा होगी उसी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाएगा, यानी कि जिसकी मांग सबसे ज्यादा होगी उसी की आवृत्ति उसी का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। जब उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी उत्पादन सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है। जब भी किसी चीज की यहाँ पर आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि किसी भी बंटन के लिए मूल बिंदु के परितः जो शून्यवां आघूर्ण है ये हमेशा किसके बराबर होता है। तो कई बार रिपीट हो चुका है लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहा है। आपकी इसकी बात हुई है, मैंने आपको तीनों बता दिए थे, म्यू1 भी बता दिया था, म्यू0 भी बता दिया था। म्यू0 का मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बाउले का जो विषमता गुणांक है जब इसका मान +1 होता है तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा जब भी बाउले का मान यहाँ पर +1 होगा तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि Q1 जो होगा आपका वो मीडियन यानी कि माध्यिका के बराबर होगा। कैसे होगा इसको देखिए, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है Q3 + Q1 - 2 में मीडियन और बटे में होता है Q3 - Q1, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी बात हुई है। तो यहाँ पर इसका मान एक कब होगा विषमता गुणांक का, अभी मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई है जब Q1 का मान मीडियन के बराबर होगा, या फिर बोल सकते हैं मीडियन जब Q1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा Q3 + Q1 माइनस, यहाँ पर मीडियन की जगह पे मैं कितना मान रख रहा हूँ Q1, क्योंकि Q1 उसके बराबर मैंने मान लिया तो 2 Q1, ये समझ गए, क्योंकि मीडियन जो है आपका वो Q1 के बराबर है। जब यहाँ पर मैं ये मान रखूंगा तो ये आएगा Q3 - Q1। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा Q3 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से ये वाला घटेगा तो माइनस का Q1 आ जाएगा और बटे में कितना है Q3 - Q1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मान कितना आ जाएगा 1। यही पूछा गया था कि इसका मान
+1 कब होता है, +1 कब होता है। तो जब ये कंडीशन होगी तब उस समय यहाँ पर बावले का विषमता गुणांक जो होगा वो +1 होगा। तो ये याद रखेगा, इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करूंगा और आज ही आप सभी का ये ऑफर भी एंड हो जाएगा। तो आज आपके पास बेहतर मौका है, ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आपको 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट के साथ ये सारे बोनस मिल जाएंगे, यानी कि 2500 प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितनी ज्यादा चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 जो है आपके वन लाइनर भी मैं स्टैटिक्स के ऐड करा दूं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा वो सब मैं इसमें ऐड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मैं आपको यहाँ पर बोनस के रूप में दे पाऊंगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। बस आप सभी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आज आपके पास बेहतर मौका है, एलएलबी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत ही कम फी के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।